परफेक्ट इंजन है, आइडियल इंजन है, उसकी एफिशिएंसी से बाकी कोई भी इंजन होगा उससे कम ही होगी। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड कार्नोट्स थ्योरम। और ये क्या बताती है, जो मैंने अभी कहा वही हमने लिखा हुआ है। इट स्टेट्स दैट नो हीट इंजन वर्किंग बिटवीन टू गिवन टेम्परेचर्स, ये लेट इट बी T1 सोर्स का टेम्परेचर है, T1 केल्विन, T2 सिंक का ये सोर्स, एंड ये हमारे पास सिंक। ये हो सकता है लेट इट बी हम कहेंगे 300 केल्विन, ये कहेंगे हम 100 केल्विन, एज्यूम कर लो, ठीक है। अगर इन दो टेम्परेचर्स के बीच में हमारे इंजन्स जो है वर्क करेंगे तो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी कार्नोट्स इंजन की होगी। वही यहां पे हमने लिखा हुआ है, वही ये थ्योरम स्टेट करता है। इट स्टेट्स दैट नो हीट इंजन वर्किंग बिटवीन टू गिवन टेम्परेचर्स ऑफ सोर्स एंड सिंक कैन बी मोर एफिशिएंट देन कार्नोट्स इंजन, बिकॉज ये हमारे पास आइडियल इंजन है, इससे ज्यादा एफिशिएंसी नहीं हो सकती वर्किंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर्स। दैट थ्योरम इज व्हाट वी कॉल्ड कार्नोट्स थ्योरम। तो ये थ्योरम आपके पास थी, और हमने एफिशिएंसी जो इंजन की देखी थी, एफिशिएंसी ऑफ इंजन, वो किसके बराबर होती है, हमने देखा है 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1, कुछ ऐसा ही देखा था। T2 सिंक का टेम्परेचर था एंड T1 जो था ये हमारे पास सोर्स का टेम्परेचर था, और इसी को हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1, जो कि असल में था वर्क डन डिवाइडेड बाई Q1। Q1 मींस हमने आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट, दिस इज आवर आउटपुट एंड दिस इज इनपुट। तो ये बेसिक फॉर्मूला था। फिर हमने W को लिखा था, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1 आ जाएगा, सॉरी W तो इतना ही आ जाएगा, एफिशिएंसी फिर आ जाएगी इसके बराबर। इसको रिप्लेस करेंगे तो ये वापस फॉर्म्स जो हमने देखा हुआ है। तो हमने कहा था कि हमारे पास एफिशिएंसी तभी जाके 100% होगी जब हमारा T2 जो है 0 केल्विन होगा, और हम जानते हैं एब्सोल्यूट जीरो जो है पॉसिबल नहीं है। तो इस फॉर्मूले पे हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वही आज का लेक्चर रहेगा। ये जस्ट थोड़ा सा बचा हुआ था हमारे पास कार्नोट्स थ्योरम, तो ये मैंने बता दिया आपको कि ये क्या है। सिंपल सी थ्योरम है, ये बताएगी कि हमारे पास कोई भी एक ऐसा इंजन नहीं है जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, किससे ज्यादा, आइडियल इंजन से। आइडियल इंजन हमारे पास कौन सा है, कार्नोट्स इंजन। तो दिस वाज कार्नोट्स थ्योरम। मैं कुछ प्रॉब्लम्स लिखूंगा और उनको सॉल्व करेंगे, और वो बेस्ड होंगी इसी फॉर्मूले पे। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, सिंपल सी प्रॉब्लम है, मैंने लिखा है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एफिशिएंसी, और ये फॉर्मूला यूज होगा। इनमें से कोई भी फॉर्मूला जो है यूज हो सकता है, डिपेंड करेगा गिवन क्या है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट्स इंजन विच वर्क्स बिटवीन द लिमिट्स 27 डिग्री सेल्सियस एंड 227 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें क्या करेंगे, हमें निकालना एफिशिएंसी है, और जो गिवन है वो हमारे पास T1 एंड T2 मीन्स टेम्परेचर्स गिवन है। T1 27 डिग्री सेल्सियस, तो मैं कहूंगा कि हमारे पास लोअर टेम्परेचर मीन्स सिंक का टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस है, और 227 डिग्री सेल्सियस जो है वो हमारे पास सोर्स का टेम्परेचर है, दैट इज 227 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चे क्या गलती कर बैठते हैं, पहले ये बता देता हूं, वो ये वैल्यूज उठा के डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, बोलते हैं सिंपल सा जो है हमारे पास फॉर्मूला है। हाँ बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन अगर आपको याद होगा जब हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, तो मैंने आपको वहीं पे कहा था कि ये जो हम यूज कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में, जब भी हम टेम्परेचर यूज करेंगे तो वो केल्विन में होना चाहिए। और बिगिनिंग में मैंने आपको बताया था कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस जो भी हमारे पास होगा प्लस 273 किया जाता है। ये आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा टेम्परेचर इन केल्विन। मींस ये डिग्री सेल्सियस में है तो मैं इसको 273 ऐड कर दूंगा, यहां से भी ऐड कर दूंगा 273, जो रिजल्ट आएगा वो केल्विन में होगा, और हमारे पास ये जो टेम्परेचर है इस फॉर्मूले में वो केल्विन में ही होगा, फिर जाके हमारे पास सही रिजल्ट मिलेगा। तो 273 प्लस 27 दैट इज 300, एंड हियर इट इज 0 0 एंड 2 4 5, कुछ ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 500 एंड 300 केल्विन। आप डायरेक्टली पुट कर लो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस, डायरेक्टली ये वैल्यूज हो गए 27 टू 27 तो गलत हो जाएगा। मैं बता रहा हूं कि हम जो टेम्परेचर्स यूज करते हैं हमारे फॉर्मूले जो थर्मोडायनेमिक्स के हैं उनमें टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। तो 1 माइनस T2 सोर्स, सॉरी T2 इज द सिंक टेम्परेचर, यहाँ पे T2 लिखा हुआ है तो मैं इसको कर देता हूं यहाँ पे सिंक टेम्परेचर, एंड दिस इज सोर्स। तो हमें सिंक लिखना है, जो हमारे फॉर्मूले में T2 है, ओके उससे डरना नहीं, इधर उधर कर सकते हो इनको। ये हम जानते हैं कि दिस इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक, तो सिंक का टेम्परेचर हमारे पास 300 है, एंड सोर्स का टेम्परेचर जो है दैट इज 500।
ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास जो रिजल्ट होगा दैट इज 2/5। ठीक है, अब परसेंटेज में चाहिए तो इसको जो है हम मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। इसको मैं मल्टीप्लाइड बाय 100 करूंगा तो मुझे जो है एफिशिएंसी इन परसेंटेज मिलेगी, वो हमारे पास रिजल्ट होगा 40%। ये हमारे पास सिंपल सी प्रॉब्लम थी। जस्ट इसमें क्या था, मैं फिर से बता रहा हूं, ये आपने कन्वर्जन करना था, बिकॉज हम डायरेक्टली जो है डिग्री सेल्सियस में नहीं, बल्कि हम ऐसा यूनिट्स में लेते हैं, हम केल्विन में लेते हैं, फिर जाके हमारा रिजल्ट जो है वो सही होता है। तो ये सिंपल सी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, gain the efficiency of heat engine working at the source temperature 120 degree Celsius and sink temperature 27 degree Celsius be 30%। आपको आंसर तो यस और नो में ही देना है, लेकिन पता तो चले पहले कि हो क्या रहा है। क्या आपकी एफिशिएंसी हीट इंजन की, किसी भी हीट इंजन की जो कि वर्क कर रहा है बिटवीन दिस, आपके पास सोर्स का टेम्परेचर भी गिवन है और सिंक का टेम्परेचर भी गिवन है, क्या उसकी एफिशिएंसी 30% हो सकती है? हम जानते हैं हमारी जो एफिशिएंसी, ध्यान देना बच्चा, एफिशिएंसी जो है वो होती है 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ सोर्स। ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, ओके, परसेंटेज दे देगा। और ये T1 एंड T2 जो है ये हमारे पास होने चाहिए इन केल्विन। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे, बिकॉज ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास आइडियल हीट इंजन की इक्वेशन भी हमारे पास आएगी। तो हम लिखेंगे 1 माइनस T2 जो हमारे पास सिंक का टेम्परेचर है, हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस है, 27 डिग्री सेल्सियस नहीं लिखेंगे जो कि अभी प्रॉब्लम में भी बताया था, 27 प्लस 273 करेंगे तो दैट इज 300 डिवाइडेड बाई 127 को भी हम ऐड करेंगे, 273 तो हो जाएगा 373 प्लस दैट इज 400। ठीक है, केल्विन की बात करो, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया। अब ये फिर से बार बार नहीं बताऊंगा, अभी एक प्रॉब्लम बता दिया। मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट क्या रहेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एफिशिएंसी जो है दैट इज 1/4 इंटू 100 दैट इज 25%। ये समझ लो, बिकॉज ये फॉर्मूला जो हमारे पास कैरनॉट हीट इंजन में भी यही आया था। जो एक आइडियल हीट इंजन है जब वो वर्क, मींस कैरनॉट इंजन की बात करूंगा मैं, कैरनॉट इंजन जब वर्क करेगा बिटवीन दीज टू टेम्परेचर्स तो उसकी एफिशिएंसी 25% होगी। हमने पढ़ी हुई है कैरनॉट्स थ्योरम भी कि किसी भी इंजन की एफिशिएंसी कैरनॉट हीट इंजन की एफिशिएंसी से ज्यादा नहीं होगी। तो कैरनॉट हीट इंजन की एफिशिएंसी जब 25% ही होगी, ये मैक्सिमम हम कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज इसमें क्या होता है, लॉसेस 0 कर देते हैं, फिर ये तो आइडियल बन जाता है ना। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। तो हम क्या करेंगे, हम बताएंगे कि 25% तो मैक्सिमम है, लेकिन ये बता रहा है कि 30% हो सकती है, तो नहीं हो सकती है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द हीट इंजन कैन नॉट हैव 30% एफिशिएंसी। सिंपली आप लिख सकते हो देयरफॉर द हीट इंजन, और ये होप कि आपको पता चल गया होगा, कैन नॉट हैव 30% एफिशिएंसी। व्हाई? बिकॉज जो मैक्सिमम एफिशिएंसी पॉसिबल है बिटवीन दीज टू टेम्परेचर्स 127 and 27 डिग्री सेल्सियस दैट इज 25। तो 30 कैसे हो सकती है, इससे कम होगी, ओके नो प्रॉब्लम, वो हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास एक और प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट की ओर मूव कर देते हैं। नेक्स्ट मैंने आपके सामने प्रॉब्लम लिखी हुई है, सिंपल सी प्रॉब्लम है, ध्यान से देखो। A Carnot engine whose source temperature is 400 Kelvin takes 100 kilocalories of heat at this temperature. This is the temperature of source. This is the heat taken from the source at this temperature in each cycle and gives 70 calorie to the sink. This is the heat dissipated or exhausted to the sink, and you are supposed to calculate temperature of the sink and efficiency. तो ध्यान देना बच्चा, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हम जानते हैं एफिशिएंसी जो है दैट इज 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1। T2 इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक, T1 इज द टेम्परेचर ऑफ सोर्स, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1। व्हाट इज Q2? इट इज द हीट extracted from the source, and Q2 is the heat dissipated to the sink, and Q1 is the heat extracted from the source। ठीक है, तो इस इक्वेशन को जब हम देखते हैं तो हम एक रिलेशन लिख सकते हैं, T2 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई Q1। इन दो को मैंने चेक किया और ये जो है
ये भी एक इक्वेशन बन जाती है फिर आगे जाके, या फिर आपके प्रॉब्लम्स ऐसी पूछी जाती है, इस फॉर्मूले पे पूछी जाती है। जैसे कि ये प्रॉब्लम इसी फॉर्मूले पे है कि आपको ये एक्सप्रेशन यूज करनी पड़ती है और एफिशिएंसी में आपके पास डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन होती नहीं है, और बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एक्सप्रेशन आई कहां से। ये एक्सप्रेशन एफिशिएंसी की ही एक्सप्रेशन है। जब हम इन दो को इक्वेट करेंगे, जब आप इन दो को इक्वेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि T2 डिवाइडेड बाई T1 जो है दैट इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई Q1। ठीक है, ये रेशियो ऑफ टेम्परेचर्स एंड रेशियो ऑफ हीट्स जो है वो बराबर होता है। तो यहां से हमारे पास T2 इज T2 गिवन नहीं, T2 कैलकुलेट करना है। टेम्परेचर ऑफ सिंक दैट इज T2, ये कैलकुलेट करना है। टेम्परेचर ऑफ सोर्स को मैं T1 बता देता हूं, दैट इज गिवन। ठीक है, T2 कैलकुलेट करना है, T1 इज गिवन। Q2 heat given to the sink that is given, Q1 heat extracted from the source that is also given। तो हमारे पास T2 जो है वो आ जाएगा। तो आप ये एक्सप्रेशन भी नोट कर सकते हो, ये भी हमारे पास आइडियल हीट इंजन की जो है एक्सप्रेशन है। मैं बता सकता हूं एफिशिएंसी के बाद जो है दूसरी एक्सप्रेशन ये आएगी, और कहां से आई है एफिशिएंसी की जो है हमारे पास एक्सप्रेशन से ही। तो हम लिख सकते हैं T2 जो है दैट इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई Q1 मल्टीप्लाइड बाई T1। ऑल द थ्री आर गिवन, कैलकुलेट T2। क्या नहीं कर सकते? Q2 इज 70, Q1 इज 100 मल्टीप्लाइड बाई 400। इसमें टेंशन नहीं लेनी है कि इसमें, हाँ टेम्परेचर को कर देना केल्विन में, बाकी नहीं। ये किलो जूल्स में दोनों है, ओके नो प्रॉब्लम। जूल्स में दोनों है, ओके नो प्रॉब्लम। ठीक है, बिकॉज ये कैंसिल आउट हो जाता है। इधर का यूनिट इधर का यूनिट के साथ कैंसिल हो जाएगा, इधर का यूनिट इधर के यूनिट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। रेशियो जो है वो इक्वल रहेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, ये कैंसिल आउट, तो आपके पास जो आएगा 2800 जो है आपके पास, सॉरी नॉट 00 सिंगल, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये भी कैंसिल आउट। 74280 280 केल्विन जो है दैट इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक। नाउ व्हाट अबाउट एफिशिएंसी? अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा लो, 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1, या फिर आप लगा सकते हो 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1। दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला लगा लो, ये तो दोनों गिवन है, ये तो हमने कैलकुलेट किया, तो आपके पास डायरेक्ट जो है वो एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, या ऐसा भी कर सकते हो, मैंने बस ये फॉर्मूला बताने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला T2 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई Q1, ये बिकॉज बच्चे ये ढूंढते, अगर बुक्स पे कहीं पे होगा तो बच्चे ढूंढते रहते हैं ये फॉर्मूला कहां से आया भाई, ये तो नया फॉर्मूला है। नया नहीं है भाई, एफिशिएंसी को इक्वेट कर लो, यू विल गेट द रिजल्ट। ठीक है, तो इसको आप एक और तरीके से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आप पहले एफिशिएंसी जो है निकाल लो बाय यूजिंग दिस Q2 डिवाइडेड बाई Q1, दोनों गिवन है, एफिशिएंसी आ जाएगी। फिर इस फॉर्मूले को यूज कर लो और आप T2 जो है इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपकी मर्जी कैसे करोगे, मैंने यहाँ पे ये बता दिया कि आप ये भी यूज कर सकते हो, बिकॉज ये एक एक्सप्रेशन बन जाती है जिससे कि आपकी बहुत सारी और भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है। तो ये एक और छोटी सी प्रॉब्लम थी, इसको भी कर लिया। अब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पे भी कुछ प्रॉब्लम्स। रेफ्रिजरेटर पे एक प्रॉब्लम है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज 6। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज गिवन। हमने देखा पढ़ा हुआ है कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज अ नंबर, ये परसेंटेज में नहीं है, ये नंबर होता है, और जितना ज्यादा उतना ज्यादा एफिशिएंट जो है आपका हीट पंप होगा। मैं हीट पंप की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे रेफ्रिजरेटर, और इसमें गिवन होगा कि रेफ्रिजरेटर है या फिर दूसरा हीट पंप है। रेफ्रिजरेटर मींस हीट पंप वर्किंग इन कूलिंग मोड, ऐसा ही है ना, पढ़ा हुआ है हमने। ऑपरेट्स एट रूम टेम्परेचर गिवन है। फाइंड द टेम्परेचर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर। इनसाइड रेफ्रिजरेटर निकालना है, तो हम जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है इट इज इक्वल टू द एफिशिएंसी, ऐसा ही है ना। और एफिशिएंसी होती है आउटपुट देगा क्या डिवाइडेड बाय लेगा क्या, इनपुट। कहीं पे भी ये डेफिनेशन जो है चेंज होने वाली नहीं है एफिशिएंसी की। और रेफ्रिजरेटर में आउटपुट क्या होता है, मींस क्या देता है, मींस रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर देता है, वो चाहिए हमें। मींस जो ये हीट एक्सट्रैक्ट करेगा उस ऑब्जेक्ट से जो कि उसके अंदर होगा, तो हुआ ना कि अंदर ये टेम्परेचर क्या रखेगा, जो कि आप मेंटेन भी करते हो अपने रेफ्रिजरेटर में। कहां पे रखना है, 0 डिग्री सेल्सियस पे रखना है, माइनस पे रखना है, वो आउटपुट होता है। तो मैं लिखूंगा यहां पे जो हमारे पास आउटपुट है दैट इज, उसको रिप्रेजेंट करेंगे इधर Q1 और Q2 से। लेट इट बी मैं Q2 बता रहा हूं, व्हाट इज Q2, और इसी को मैं लिख सकता हूं T2 में ही लिखेंगे बिकॉज टेम्परेचर ही निकालना है। चलो Q2 डिवाइडेड बाय इनपुट, क्या ले रहा है, लेता वो जो हम उसके ऊपर काम करते हैं, दैट इज Q1 माइनस Q2। इसी को मैं लिख सकता हूं T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2, यही है। और निकालना क्या है, T2। तो COP इज गिवन इज 6। ठीक है, बाकी जो आपके पास वैल्यूज हैं दैट इज T2 की वैल्यू गिवन है क्या, T2 तो निकालना है, मींस ये हमारे पास आउटपुट है जो कि चाहिए। इनसाइड टेम्परेचर T2,
in T1. What is T1? T1 is outside temperature, that is 300 Kelvin minus T2. ऐसा ही है ना, और हमें T2 ही चाहिए, तो वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. इनको इधर शिफ्ट कर लो. 6 3 18, ठीक है ना, माइनस 6 T2 इज इक्वल टू T2. इस 6 T2 को इधर ले लो. 1800 जो है दैट इज इक्वल टू 7 T2. आपका जो T2 है, इसको कैलकुलेशन चेक कर लेना, बाकी कुछ नहीं करना. ये कुछ इसके बराबर हमारे पास आ जाएगा, और ये आपका टेम्परेचर होगा इन केल्विन, और इसको आप फिर इन डिग्री सेल्सियस भी कन्वर्ट कर सकते हो, बिकॉज डिग्री सेल्सियस में है तो डिपेंड करेगा आपका ऑप्शंस हैं तो वो किस में है, तो अकॉर्डिंगली जो है आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो. होप कि अभी क्लियर हुआ होगा. तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में हमें ध्यान देना, मैं बता रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे, लेकिन बता रहा हूँ कि हीट पंप किस किस्म का है. रेफ्रिजरेटर है तो अकॉर्डिंगली आउटपुट आएगा. हीट पंप वर्किंग इन हीटिंग मोड है तो अकॉर्डिंगली जो है हमारा आउटपुट आ जाएगा. वो आपको पता चल जाएगा जो हमने हीट पंप एंड हीट, जो रेफ्रिजरेटर इन दोनों मोड्स में पड़े हुए हैं, वर्किंग इन कूलिंग मोड एज वेल एज वर्किंग इन हीटिंग मोड. नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं. हम यहाँ पे इस किस्म की एक प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन इसमें जो है बहुत सारी प्रॉब्लम बन सकती हैं. जस्ट फिगर बदल देनी है और आपकी प्रॉब्लम नहीं बन जाएगी. कंसेप्ट एक ही है, तो इसलिए मैं एक ही कंसेप्ट पे, इस कंसेप्ट पे एक ही प्रॉब्लम कराऊंगा. बाकी आप खुद से कर सकते हो. और करना क्या है, कैलकुलेट द वर्क डन फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस हुज पीवी डायग्राम इज गिवन. प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम गिवन है और आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, और साइक्लिक प्रोसेस है. देखो एक क्लोज लूप बन रही है. हम जानते हैं work done is equal to area for a cyclic process, area enclosed within the loop. ऐसा ही है ना, within the loop. तो इन दिस केस साइक्लिक प्रोसेस में कुछ ऐसा हम जानते हैं कि कुछ ऐसा होता है. तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो ABC फिगर है, ABCA में बता सकता हूं, इसका जो एरिया होगा दैट इज इक्वल टू वर्क डन. ऐसा ही है ना, तो मैं लिख सकता हूं वर्क डन फॉर दिस साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. यही है ना, ABC का जो है हमें एरिया निकालना है. अब ABC के डायमेंशन हमें पता होना चाहिए, हमें बेस पता होनी चाहिए इसकी, इसका ऑल्टीट्यूड पता होना चाहिए. तो मैं लिख सकता हूं वर्क डन जो है दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस. बेस हमारे पास BC एंड जो ऑल्टीट्यूड है दैट इज AC. ऐसा ही है ना, तो वर्क डन जो है वो किसके बराबर होगा, 1/2 BC निकालने की कोशिश करेंगे. व्हाट अबाउट BC? अगर आप डायग्राम को सही से देखोगे तो आपको खुद से पता चलेगा, ये कोऑर्डिनेट 3 है, ये वाला कोऑर्डिनेट 1 है, तो यहां से लेके यहां तक जो है 3 - 1 होगा दैट इज 2. तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा इनटू, ठीक है, A टू C. A कोऑर्डिनेट 5 है, A का कोऑर्डिनेट, एंड C का कोऑर्डिनेट जो है ये वाला प्रेशर वाला कोऑर्डिनेट 2 है. तो 5 - 2 दैट इज 3. ये हमारे पास प्रेशर जो है 3 होगा. जो भी यूनिट्स होंगे ओके, नो प्रॉब्लम, वो अकॉर्डिंगली आप पुट कर सकते हो. इनटू 3, तो 2 गोज, तो वर्क डन अगर मैं कहूंगा कि ये सभी SI यूनिट्स में है तो वर्क डन जो है वो 3 जूल्स का होगा. सेम आपको ऐसा हो सकता है, ये लो भाई आपकी फिगर. हाँ, एक और चीज यहां पे, अब ये वर्क डन पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, वो मैंने आपको कहा है साइन कन्वेंशन में. अगर प्रोसेस पाथ जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज में तो नेगेटिव. एरिया ऑफ दिस फिगर जो है दैट इज इक्वल टू वर्क डन. नाउ इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? तो मैं देख रहा हूं A से B गए हुए हैं, B से C से वापस A. तो ये हम जो मूव किए हुए हैं, हमने जो मूव किया हुआ है, मोशन किया हुआ है, पाथ जो फॉलो किया है दैट इज क्लॉकवाइज. ऐसे घूम रहे हैं हम, तो क्लॉकवाइज में हम पॉजिटिव वर्क लिख देते हैं. ठीक है. सिमिलरली मैं आपको बता सकता हूं, ये लो भाई यहां से स्टार्ट किया, इधर चले गए, फिर इधर और वापस ऐसे. ठीक है, इस डायरेक्शन में. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव वर्क लेंगे, दैट इज अ कन्वेंशन. और फिर ये जो डायमेंशन आपके पास है, लेट इट बी, मैं कहूंगा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 4 है. तो क्या आप नहीं निकाल सकते इस पर्टिकुलर साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन? इजिली कैलकुलेट कर सकते हो. ये यहां से लेके यहां तक 2, ये यहां से लेके यहां तक 2, मल्टीप्लीकेशन दे दो, स्क्वायर है हमारे पास, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा. तो किसी भी किस्म की फिगर, सर्कल हो सकता है, ओके नो प्रॉब्लम, सर्कल हो सकता है, निकाल लो डायमीटर और रेडियस निकाल लो, क्योंकि डायमेंशन आपको ये वाले गिवन होंगे, आप निकाल सकते हो. किसी भी किस्म की फिगर हो सकती है, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो. कंसेप्ट एक ही है, वर्क डन फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू एरिया एनक्लोज्ड विद इन द लूप,
और जो भी लूप आपके पास होगी उसका एरिया लिख लो, जो जिस भी जियोमेट्रिकल शेप की वो होगी अकॉर्डिंगली उसका एरिया लिख के, फॉर्मूला लिख के आप निकाल सकते हो। होप कि ये क्लियर हुआ होगा। ये हमारे पास एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है और कॉमनली आपसे पूछा जाता है, या तो वाइवाज में पूछा जाता है या तो आपके एकेडमिक्स में भी पूछा जा सकता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है, इफ द डोर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज केप्ट ओपन इन अ रूम विल इट मेक द रूम वार्म और कूल। अगर आप रेफ्रिजरेटर का रूम जो है, सॉरी डोर जो है वो ओपन रखोगे तो रूम जो है गर्म होगा उससे या फिर सर्द होगा। तो बच्चे बताते हैं रेफ्रिजरेटर है तो सर्दी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जानते हैं रेफ्रिजरेटर जो है वो हमारे पास हीट पंप है। उसका काम है जो उसके अंदर चीज होगी उससे हीट एक्सट्रैक्ट करेगा और सराउंडिंग में देगा। तो जो उसके अंदर चीज रखी गई होगी मींस बॉडी एट लोअर टेम्परेचर से हीट लेगा और बॉडी एट हायर टेम्परेचर में ट्रांसफर करेगा, बिकॉज दैट इज अ हीट पंप। तो वो उसकी वजह से अगर डोर खुला रखोगे तो आपका रूम जो है वो वार्म होगा, ना कि कोल्ड। वाई? बिकॉज इट्स अ हीट पंप एंड इट ट्रांसफर्स और इट एक्सट्रैक्ट्स द हीट फ्रॉम द कोल्ड बॉडी जो कि उसके अंदर रखी गई होगी एंड ट्रांसफर्स इट टू द हाई टेम्परेचर दैट इज सराउंडिंग, जो रिजर्वायर होगा हाई टेम्परेचर वाला उसमें ट्रांसफर करेगा। दस इसका क्या मतलब है कि ये एग्जॉस्ट करेगा हीट इनटू द रूम। अगर एग्जॉस्ट कर रहा है मींस हीट दे रहा है रूम में, तो उसका मतलब क्या है कि आपका रूम जो है वो वार्म होगा अगर डोर खुला भी होगा। तो ध्यान देना, ये नहीं करना बताना कि हमारा रूम जो है ठंडा होगा, ठंडा नहीं होगा, वो गर्म होगा, बिकॉज इट्स अ हीट पंप। इसी के साथ एक और प्रॉब्लम मैं बता सकता हूं जो कि हमने डिस्कस भी की हुई है, इसलिए मैं इसको लिख नहीं रहा, मैं डायरेक्टली बता दूंगा। इज देयर, या फिर ऐसा कर देते हैं, इफ देयर इज नो वेस्टेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी वेस्टेज नहीं होगी इन कैरनॉट्स रिवर्सिबल साइकिल, और जिसको कि हम कैरनॉट्स रिवर्सिबल इंजन कहेंगे, तो बताओ उसकी एफिशिएंसी 100% क्यों नहीं होती। अगर हम वेस्टेज जीरो कर देते हैं तो हम बताते हैं अगर वेस्टेज नहीं होगी, आइडियल है, तो एफिशिएंसी 100% होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है। व्हाई? सेम रीजन जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, बिकॉज फॉर एफिशिएंसी टू बी 100% हमारा सिंक जो है वो 0 केल्विन पे रहना चाहिए, और 0 केल्विन हमें पॉसिबल नहीं है। तो दस इट इज नॉट पॉसिबल फॉर इवन फॉर द कैरनॉट्स हीट इंजन, कैरनॉट्स रिवर्सिबल इंजन टू हैव एफिशिएंसी इक्वल टू 100%। वो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ये एक और प्रॉब्लम आपके सामने है, फाइंड द प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस द गैस एडिबेटिकली एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू 1/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम। गैस को कंप्रेस करना है जिसका वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम गिवन नहीं है, लेकिन एडिबेटिक प्रोसेस में बताया गया है। तो बच्चा ध्यान दो, मैं बता सकता हूं कि बिगनिंग में प्रेशर P1 जो है दैट इज 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, ऐसा ही है ना हमारे पास। और वॉल्यूम गिवन नहीं है तो V1 को मैं बता सकता हूं लेट इट बी दैट इज x। ठीक है, क्यूबिक मीटर समझ लो, ये लो भाई। P2 गिवन नहीं है, वही तो फाइंड करना है, P2 फाइंड करना है। तो ये मैं लिखूंगा कि हम नहीं जानते, तो क्वेश्चन मार्क लिख देता हूं इसको। एंड बिकॉज ये फाइंड करना है इसलिए क्वेश्चन मार्क लिख रहा हूँ, अदरवाइज कोई कहेगा सर V1 भी तो नहीं मालूम है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे हमारे पास V1 की रिलेशन है V2 के साथ आ जाएगी, तो इसलिए मैंने इसको फाइंड नहीं करना है, तो मैंने बता दिया कि लेट इट बी इट्स x। सपोज कर लो V2 जो है हमारे पास यहां पे था और कंप्रेस करके 1/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम लाना है, तो V2 जो है वो x/5 होगा। मैं लिख सकता हूं V1/5 भी, ओके नो प्रॉब्लम। अगर आप x के बराबर नहीं लिखोगे तो V1/5 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो हम जानते हैं एडिबेटिक गामा इज गिवन 1.4। एडिबेटिक एक्सप्रेशन जो है यूजिंग इक्वेशन फॉर एडिबेटिक प्रोसेस प्रेशर वॉल्यूम इक्वेशन, तो हम जानते हैं P1 V1 रेज टू द पावर गामा is equal to P2 V2 raised to the power gamma. This is the expression for adiabatic process. P1 is given, V1 is given in terms of V2, okay no problem, or V2 is given in terms of V1, कोई बात नहीं। And we are supposed to calculate P2, तो P2 किसके बराबर होगा? P2 is equal to P1 V1 divided by V2 whole raised to the power gamma। लिख सकता हूँ ना ऐसे, बिकॉज V1 के ऊपर भी गामा है, V2 के ऊपर भी गामा है, V2 को मैंने इधर ट्रांसपोज कर लिया, तो बनेगा P1 V1 डिवाइडेड बाई V2 रेज टू द पावर गामा। तो P2 जो है वो किसके बराबर होगा? 1 एटमॉस्फेयर को ऐसे रख देता हूं इनटू V1 इज x एंड V2 इज x/5, तो x/5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, x goes, तो P2 जो है
होल पावर 1.4